सो हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मेडिकल स्टडीज। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। ये एमएसएन की एक डिजीज होती है जो कि एग्जाम में भी पूछी गई। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो हम सबसे पहले पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। तो क्या होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज अ कंटेजिनियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखो यहाँ पर कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है, यानी कि ये ऐसे प्रकार की डिजीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली फैल जाती है किसी के कांटेक्ट में आने से। यानी कि अगर किसी एक पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस है और उसके कांटेक्ट में आप बार बार आ रहे हो तो आपको भी ये डिजीज हो सकती है। और ऐसी डिजीज जो कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाए उसे हम बोलेंगे कॉन्टेजियस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये कॉन्टेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दैट मेनली इन्वॉल्व्स द लंग्स। यानी कि ये बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? तो ये बॉडी के जो लंग्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। साथ ही वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी सेपरेट हो सकता है, यानी कि जो बॉडी के अदर ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी फैल सकता है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ न्यूडल्स इन द टिश्यू स्पेशली द लंग्स। क्या मतलब इस लाइन का? ये एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर नोड्यूल्स बन जाते हैं, और जो नोड्यूल्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्यूबरकल। जो कि मेनली कहाँ पर बनते हैं? जो लंग्स होते हैं पेशेंट के उनके अंदर। तो आइए आपको डेफिनेशन यहाँ पर समझ में। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि कॉन्टेजियस होता है उसे की पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जो कि कैसे होती है? ये कॉन्टेजियस डिजीज होती है, साथ ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। और कहाँ पर इन्वॉल्व होती है? मेनली ये होती है आपके लंग्स पे इन्वॉल्व। ठीक है, मेनली लंग्स को अफेक्टेड करती है। और उसके अंदर क्या होता है? जो ट्यूबरकल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। और ट्यूबरकल्स मतलब नोड्यूल्स, यानी कि जो लंग्स रहेंगे उनके अंदर नोड्यूल्स बन जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट इसके हम डिस्कस कर लेते हैं क्योजेस या फिर इटियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि कौन कौन से कारण के कारण आपको ये डिजीज हो सकती है। इसके अंदर क्या देखना है आपको? सबसे पहले पॉइंट क्या कह रहा है हमें? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज क्योज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस क्योज होता है वो किसके कारण क्योज होता है? जो माइकोबैक्टीरियम होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है उसके कारण। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है कि जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है वो कैसे होता है? तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। ये याद रखने वाला पॉइंट है, ये आपसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। सेकंड क्योज क्या होता है? बाय एयर ड्रॉपलेट्स, कफिंग एंड स्नीजिंग। यानी कि अगर कोई ऐसा मरीज जिसको ट्यूबरकुलोसिस पहले से क्योज हो चुका है, अब ऐसे टाइम पर अगर वो कफिंग करेगा या फिर स्नीजिंग करेगा तो वो सामने वाले को ट्यूबरकुलोसिस फैला सकता है थ्रू दी एयर ड्रॉपलेट्स। जो एयर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसमें से जब खांसते हैं और छिकते हैं ऐसे टाइम पे कुछ छोटे छोटे एयर ड्रॉपलेट जो होते हैं निकलते हैं और उनसे ये जो डिजीज़ है ये क्योज हो सकती है। जैसे आप एक बार और इसको डायग्रामेटिक वे में समझ लीजिए। जैसे इसके लिए आप ये डायग्राम समझना। जैसे जो ये वाला पेशेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस है ना, इसको ट्यूबरकुलोसिस है। अब ऐसे टाइम पर अगर ये स्नीज करेगा, छींकेगा या फिर खांसेगा तो इसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलेगी और वो ड्रॉपलेट्स किसी हेल्थी पर्सन ने इनहेल कर ली, जैसे सामने वाली पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो सेकंड लाइन यही कह रही है मैं कि बाय एयर ड्रॉपलेट्स, कफिंग एंड स्नीजिंग। अब थर्ड लाइन क्या कह रही है? बाय क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। इस लाइन का क्या मतलब है? मतलब कि ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और उससे अगर कोई हेल्थी पर्सन ज़्यादा क्लोज में आएगा तो ऐसे में भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। आया समझ में? ये सारे थे इसके कॉजेस कि कैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स जान लेते हैं हम। रिस्क फैक्टर मतलब कैसे कि जैसे कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा मात्रा में ऐसे चांस होते हैं कि उनको इजीली ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर आता है वो होता है माल न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन की कमी होना। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जो न्यूट्रिशन लेवल है बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो वो लोग सबसे पहले इस बीमारी से अफेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सेसिव एल्कोहलिक एडिक्शन, यानी ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करता है उसे भी ट्यूबरकुलोसिस का खतरा बना रहता है। थर्ड आता है इम्यूनो सप्रेसिव क्लाइंट्स। अब इम्यूनो सप्रेसिव क्लाइंट्स कैसे होते हैं? यानी ऐसे व्यक्ति जिनका जो इम्यून सिस्टम है, जो उनकी इम्यून पावर होती है वो बहुत ही कम होती है। ऐसे पेशेंट्स को भी हाई चांसेस होते हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इजीली इनको हो जाए। इसके अलावा पुअर हेल्थ, अगर किसी की हेल्थ पुअर हो, या फिर चिल्ड्रन अंडर 5 एज, और ऐसा व्यक्ति जो कि ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करता है, ज़्यादा स्मोकिंग करेगा, लंग्स पे अफेक्टेड डलेगा तो उसे भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे ट्यूबरकुलोसिस होने के। चलिए क्योजेस, रिस्क फैक्टर और इसकी डेफिनेशन के बाद में हम आ जाते हैं इसकी स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि कितनी इसकी स्टेज होती है ट्यूबरकुलोसिस की। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्टेज। तो प्राइमरी स्टेज में आएगा पीपल विथ वीक इम्यून सिस्टम, स्लो सिम्टम्स 1 to 2 वीक्स आफ्टर माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटर इन द बॉडी कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन। क्या मतलब इस लाइन का? यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है ना, यानी कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत ही कम होती है, तो उनके अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो वहाँ पर 1 से 2 हफ्ते में जो सिम्टम्स होंगे वो दिखाई देने लग जाएंगे।
ठीक है, तो जो ये स्टेज रहेगी इसे हम कहेंगे प्राइमरी स्टेज। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है, जो पर्सन का इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो इजीली बॉडी में एंटर कर जाता है और 1 से 2 हफ्ते में अपने इन्फेक्शन भी जो है वो सिम्टम्स भी जो है वो दिखाने लग जाता है। जो इसके बाद की स्टेज आती है वो होती है लेटेंट स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है, बैक्टीरिया में ऑल्सो बी एब्जॉर्ब बाय माइक्रोफेजेस और WBCs एंड सच बैक्टीरिया कैन persist inside the macrophages and remain dormant for years। अब इस लाइन का मतलब आप समझना, इसका मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर बैक्टीरिया आया और ऐसे टाइम पर माइक्रोफेजेस या फिर WBC ने उसको एंकल कर लिया, वो रास्ता देखा कि कब सिस्टम ने रिस्पॉन्स किया, माइक्रोफेजेस आए, इसी स्टेज को हम कहेंगे एनिमल स्टेज। तो ये जो बैक्टीरिया रहेगा, जो बैक्टीरिया होता है वो बॉडी में तो प्रेजेंट रहता है पर उसको कवर करके रखते हैं माइक्रोफेजेस, और जिसके कारण कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं और नॉट कम्युनिकेबल, और ना ही ये फैलता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया उसको तो माइक्रोफेजेस ने कवर करके रखा है। अब वो माइक्रोफेजेस का कवर तोड़ेगा, माइक्रोफेजेस से बाहर आएगा, तब वो बॉडी को अफेक्ट करेगा, उसके बाद में फैलेगा। तो आया समझ में इस स्टेज के बारे में, इसे कहते हैं लेटेंट स्टेज। अब इसके बाद में आती है एक और स्टेज जो कि होती है थर्ड स्टेज, और जिसे कहा जाता है एक्टिव स्टेज। अब इसके अंदर क्या होता है, वेन एवर इम्यून सिस्टम वीकन बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई एंड मेक यू सिक। अब इसका मतलब आप समझना, इसमें क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया है उसको माइक्रोफेजेस ने कवर अप कर रखा है, पर जब अपना जो इम्यून सिस्टम रहेगा वो वीक पड़ेगा, तो ये बैक्टीरिया उस टाइम पे बाहर आ जाएगा और बाहर आके मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार। तो मल्टीप्लाई होके पेशेंट को तुरंत ही बीमार कर देगा, और वो स्टेज कहलाएगी एक्टिव स्टेज। और जो ये स्टेज रहेगी इसमें आपको सिम्टम्स भी शो होंगे, जब पेशेंट बीमार पड़ेगा तो उसको कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, साथ ही कम्युनिकेबल भी होगा, मतलब कि 1 से 2 में भी फैल जाएगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि कैसे ये बॉडी में एंटर होता है, कैसे बॉडी में मल्टीप्लाई होता है, कहाँ पे ये अपना जो रूप है उसको घातक करता है और पेशेंट को बीमार करता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ड्यू टू एनी क्योस, एग्जाम्पल ड्रॉपलेट्स और न्यूकल, यानी कि किसी भी क्योस के कारण, मतलब इधर देखना, जैसे ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है, और साइड वाला एक हेल्थी पर्सन है। अब इस पेशेंट ने स्नीज किया या फिर कफ किया जिससे इसकी मुंह से बाहर ड्रॉपलेट्स आए, और वही ड्रॉपलेट्स हेल्थी पर्सन के पास में चले गए। अब इसके बाद में क्या होगा, बैक्टीरिया ट्रांसमिट टू एल्वुलाई, जो लंग्स के अंदर एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं उनमें बैक्टीरिया चला जाएगा और वहाँ पर वो डिपोजिट हो जाएगा, यानी जमा हो जाएगा, और उसके बाद में अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एल्वुलाई के अंदर जो बैक्टीरिया वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। अब जिससे क्या होगा, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम रहेगा वो स्टिमुलेट होगा, यानी कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होगा उस तक खबर जाएगी कि कुछ फॉरिजन बॉडी अपने अंदर आकर के अपने आप को बढ़ा रही है, तो वो इम्यून सिस्टम जो रहेगा वो वहाँ पर एक्टिव होने लग जाएगा, और इसके बाद में वो इम्यून सिस्टम वहाँ पर भेजेगा अपने माइक्रोफेजेस को, और माइक्रोफेजेस वहाँ पर आके जो बैक्टीरिया रहेगा वो क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया रहेगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आएंगे, और साथ ही जो नॉर्मल टिश्यू हो गए कुछ उनको भी। ठीक है, आया समझ इस लाइन का मतलब, माइक्रोफेजेस आएंगे इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जो ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे इस टाइम पर वो कुछ नॉर्मल सेल्स को भी, जो नॉर्मल टिश्यू होंगे उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो बैक्टीरिया के आसपास के नॉर्मल टिश्यू रहेंगे उसको भी डैमेज कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, डेड बेसाइल एंड लाइव मासेज सराउंड बाय माइक्रोफेजेस, मतलब जो डेड बेसिलाइस होंगे, जो बैक्टीरिया मर चुके हैं, और लाइव मासेज, जो लाइव मासेज क्या होते हैं, जो टिश्यू डैमेज हुए हैं, इन दोनों को ही जो माइक्रोफेजेस है वो सराउंड कर लेंगे, घेर लेंगे मतलब, और इसे अपन बोलेंगे गॉन्स ट्यूबरकल। और इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में स्टार्ट होगा नेक्रोटिक डिजनरेशन। अब इसका मतलब समझना, अब नेक्रोटिक का मतलब क्या होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर सेल और टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ होना, है ना। तो जब बैक्टीरिया को माइक्रोफेजेस किल कर रहे होंगे उस टाइम पर जो नॉर्मल टिश्यूज होंगे वो भी उसके साथ साथ किल हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर वहाँ पर नेक्रोसिस की कंडीशन बन जाएगी, मतलब कि वहाँ के सेल और टिश्यू जो रहेंगे वो डैमेज होना चालू हो जाएंगे। अब उसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ कैविटी फिल्ड विथ चीज, जिससे क्या होगा, एक खाली स्थान बन जाएगा वहाँ पर, उसका फॉर्मेशन होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ के नॉर्मल टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, नॉर्मल सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी, और वो कैविटी जो रहेगी वो किससे भर जाएगी, चीज लाइक मासेस से, जो कि काय से बने हुए होते हैं, बेसिलाई से, डेड WBC से एंड नेक्रोटिक टिश्यू से, और इन सब के कारण ही हो जाएगा अंत में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्योर्स पेशेंट को। देखो पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी हार्ड लगती है, पर स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ के समझ के आपको याद तो करनी पड़ेगी। अगर फिर भी समझ नहीं है तो आप बैक करके एक बार और इसको समझ सकते हैं, ताकि आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स में। तो सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स में क्या होगा, लॉन्ग टर्म कफ, मिनिमम 3 हफ्ते तक खांसी चल सकती है, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है लगातार, तो पहला सिम्टम्स यही शो करेगा ट्यूबरकुलोसिस का। सेकंड सिम्टम्स होता है ब्लड इन द कफ, जो कफ हो रहा है उसमें ब्लड आ रहा है,
थर्ड होगा फीवर, पेशेंट को बुखार रहेगी, चेस्ट पेन होगा उसका, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, उसे सांस लेने में समस्या आएगी। अब ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी क्यों होगी, अपन ने पढ़ा था जो एलुलाई होगा उसमें बैक्टीरिया के साथ साथ जो नॉर्मल टिश्यू हो रहे हैं वो भी डेड हो रहे हैं, जिससे कैविटीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो लंग्स है वो डैमेज हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अब लंग्स अगर डैमेज होंगे तो सांस लेने में समस्या तो आएगी ना। इसके बाद आते हैं चिल्स, मतलब पेशेंट को चिल्स भी होंगे, सर्दी भी लगेगी। इसके बाद आता है नाइट स्वेट्स, मतलब नाइट के टाइम पे उसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा सोते समय। और एक और सिम्टम्स हो सकता है लॉस ऑफ एपिटाइट। अब एपिटाइट का मतलब क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसकी इच्छा नहीं होना, खाने की इच्छा नहीं होना, भूख ना लगना। अब जब खाना खाने की इच्छा नहीं होगी तो जो पेशेंट का वेट रहेगा वो भी लॉस होगा इसमें, जिसके कारण जो बॉडी रहेगी वो वीक पड़ जाएगी और जिससे फटीग हो यानी थकान होगी, बार बार शरीर में कमजोरी रहेगी, थकान रहेगी, वजन कम हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, रात में पसीना आएगा, चिल्स होंगे, सांस लेने में समस्या आएगी, चेस्ट पेन होगा, बुखार रहेगी और लंबे समय तक खांसी चलेगी। ये सारे सिम्टम्स होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस एक्चुअली है या नहीं। तो सबसे पहले क्या आएगा, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हेड टू तो उसका पूरा का पूरा हम फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे। अब सेकंड आता है इसका जो कि रहेगा हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन यानी कि हमें पेशेंट की पूरी पास्ट हिस्ट्री लेनी है कि क्या पास्ट में पहले उन्हें कभी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था या फिर कोई और दूसरी डिजीज से वो पहले से ग्रसित थे। ये सारी चीज़ें हम पास्ट हिस्ट्री में उनसे पूछेंगे हिस्ट्री कलेक्शन में। थर्ड आएगा चेस्ट एक्सरे। अब एक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है तो इसमें चेस्ट एक्सरे भी बनता है। अब चेस्ट एक्सरे में क्या दिखेगा, प्रेजेंस ऑफ नेडुलर पेचेस, मतलब कि जो चेस्ट होगा उसमें नेडुलर पेचेस जो रहेंगे वो दिखाई देंगे। इसके बाद आएगा स्पुटम टेस्ट। स्पुटम आप सब लोग जानते हैं, जब कफ करते हैं अपन और उस टाइम पे जो प्रोडक्शन होता है उसी को स्पुटम बोला जाता है ना। अब उसके अंदर क्या दिखेगा, प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई, यानी कि जो स्पुटम होगा उसके अंदर अपन एसिड फास्ट बेसिलाई का प्रेजेंस देखें कि है या नहीं। इसके बाद आएगा मोन्टेक्स टेस्ट। अब मोन्टेक्स टेस्ट क्या होगा, ये डायग्रामेटिक वे में आप समझना। इसमें क्या करेंगे, इंजेक्ट पीपीडी ट्यूबरकुलिन ट्रांसडर्मली, मतलब कि जो पीपीडी ट्यूबरकुलिन है उसे हम ट्रांसडर्मली इंजेक्ट करेंगे। देखो जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, डर्मिस में एकदम इसे इंजेक्ट करा जा रहा है, वो भी बहुत कम अमाउंट में। उसके बाद में क्या किया जाएगा, उसके बाद में 48 to 72 आवर्स तक वेट किया जाएगा। अगर 48 से 72 आवर्स बाद कोई भी इंड्योरेंस नहीं दिखता है तो इसका मतलब क्या आएगा, ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। और वहीं अगर कोई भी इंड्योरेशन दिखा, इसका मतलब क्या, टेस्ट जो है पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें हमें दिखेंगे WBC बढ़ते हुए इन्फेक्शन के कारण। बॉडी के अंदर इन्फेक्शन लगेगा तो WBC बढ़े हुए दिखाई देंगे, इसलिए हम ब्लड टेस्ट करेंगे। वहीं ESR भी होगा जो भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो यहाँ पर खत्म होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मेडिकल मैनेजमेंट कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है मैनली दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के बिल्कुल भी ड्रग लेने की कोशिश ना करें, ये बस पढ़ाई के पर्पज से आपको बताया जा रहा है। अब इसके अंदर होती है फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकेंड लाइन ड्रग और न्यूअर एजेंट, राइप स्किप्ड ओकरा। ठीक है, तो ये सिम्टम्स याद रख लेना आप, राइप स्किप्ड ओकरा। और जो राइप्स होगी वो रहेगी हमारी रिफाम्सिन, R से रिफाम्सिन, I से आइसोनियाजिड, P से पायराजिनामाइड, E से इथानब्यूटोल और A से स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सारी होगी फर्स्ट लाइन ड्रग्स। ये आपको याद रखनी क्योंकि आपको फार्माकोलॉजी में भी काम आएगी। अब वहीं देख लेते हैं हम सेकंड लाइन ड्रग, जिसे आपको वर्ड से याद रखना है किप्ट। K से केनामाइसिन, E से इथेनोमाइड, P से पेरा एमिनोसैलिसिक एसिड और T से थियासिटाजोन। तो ये यहाँ पर खत्म होती है हमारी सेकंड लाइन ड्रग्स। अब ओकरा से क्या आएगी, ओकरा से आएगी न्यूअर एजेंट्स। उससे क्या होगा, ओफ्लोक्सोसिन, C से सिफ्रोफ्लोक्सोसिन, वहीं C से क्लेरिथ्रोमाइसिन, R से रिफाब्यूटिन और A से एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ये सारी की सारी ड्रग्स होती है जो कि आती है मेडिकल मैनेजमेंट में ट्यूबरक्लोसिस के। ये आपको फार्मा में भी काम आने वाला है, तो इसे याद करना ना भूलें आप लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन मेडिसिन को दिया कैसे जाता है। तो इसके लिए आप लोगों ने सुना होगा डॉट्स थेरेपी। फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट ड्यूरेशन। चलो इसके अंदर क्या आता है पढ़ लेते हैं ना। डॉट्स इज अ स्ट्रेटजी यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस केसेस, यानी कि जो डॉट्स थेरेपी होती है ये नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस को कम के जो केसेस होते हैं उनको कम करने के लिए उपयोग की जाती है। इन डॉट्स हेल्थ केयर वर्कर्स ऑब्जर्व पेशेंट एज दे टेक देयर मेडिसिन। मतलब इसमें क्या होगा, जो पेशेंट्स रहेंगे वो हेल्थ वर्कर्स के सामने ही मेडिसिन को लेंगे, यानी कि बिना उनके ऑब्जर्वेशन के पेशेंट मेडिसिन जो रहेगी वो नहीं लेंगे। वो उन पर नजर रखेंगे कि पेशेंट प्रॉपर मात्रा में अपनी जो मेडिसिन है वो ले रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म इसी पे बना हुआ है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, अब डॉट्स क्या होता है, एक 6 महीने का कोर्स भी होता है और एक 9 महीने का भी होता है। हमें MSN में ज़्यादा लिखना नहीं, इसलिए हम बस 6 महीने वाले कोर्स को डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट 2 मंथ्स होंगे, जो पहले 2 महीने रहेंगे, उसमें आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, पायराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी ड्रग्स 2 महीने तक डेली दी जाएगी। अब इसके बाद में 4 महीने डेली आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन।
ठीक है। तो 2 महीने और 4 महीने मिलकर के टोटल 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का एक शॉर्ट कोर्स होता है जिसे यूज किया जाता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक आज का जो कि था ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें।